मेजर साहब, पहले अगर मैं आपकी तरफ आ जाऊं सर, साजिद तारड़ साहब जो कह रहे हैं कि अमेरिका की भी विक्ट्री है, ईरान की भी विक्ट्री है, अगर मुज़ाकरात होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट आए या ना आए, आ जाए तो बड़ा अच्छा है। आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं कि एक और राउंड मुज़ाकरात का होता देख रहे हैं, और क्या यही आपको वजह समझ आती है सिर्फ 20 और 5 साल वाली न्यूक्लियर इनरिचमेंट की? अगर यही प्रॉब्लम है ये तो हल हो सकती है, 5 नहीं तो 20 नहीं तो 10 साल पर भी हल हो सकती है कि 10 साल के लिए एग्रीमेंट हो जाए, इनरिच नहीं करेगा ईरान। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब फॉर हैविंग मी। और मेरा आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स को, अहमद सईद साहब को, तारड़ साहब को बहुत सलाम। जी देखिए, अस्सलाम। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि अभी तक प्रोसेस इज ऑन जी। अगला जो टॉक्स है दे आर ऑन। कोई सिलसिला ऐसा टूटा नहीं। ऑफ कोर्स उनका जरा मोड चेंज हुआ होगा, बैकयार्ड पे गई होंगी। तो जो इस्लामाबाद प्रोसेस इज दैट इज ऑन। अभी प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं क्योंकि और भी स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। बहुत बातचीत हो रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर किस्म की डिप्लोमेसी इज ऑन। अभी देखिए, ईरान को जहां पे ये जो टॉक्स हुई होंगी या हुई हैं, इसके बीच में ईरान को जो इंसेंटिव्स हैं वो भी बता दिए गए होंगे। और एक रेड लाइन ये बिल्कुल रेड नहीं होती कि बिल्कुल जीरो एनरिचमेंट और सारा कुछ खत्म। उन्होंने अपनी एक रेड लाइन बताई होगी, उसके अंदर कुछ कंसेशंस की ऑफर दी होगी। और ऑफ कोर्स कुछ पीरियड के लिए ईरान को भी एक एक ऑफ रैंप देना पड़ेगा टू प्रेसिडेंट ट्रंप। क्योंकि अगर न्यूक्लियर एज अ मेन पॉइंट के तौर पर अगर ये यहाँ पे आके बात रुक गई है, अब देखिए ना, जो मिलिट्री एस्केलेशन है वो अब ये जो ब्लॉकेड्स लग रहे हैं उस जी पे अहमद सईद साहब ज्यादा बेहतर बता सके। जो ब्लॉकेड लग रहे हैं, दीज आर वेरी सीरियस एक्ट्स ऑफ वॉर। कई दफा तो अगर न्यूक्लियर कंट्रीज की होती है तो न्यूक्लियर ब्लॉकेट जो है वो रीजन फॉर यूज ऑफ अनकन्वेंशनल मींस चला जाता है जी, अकोमोलेटिव करते करते। अब यहां से अगर रिस्पांस जनरेट होता है बाबल मंदल में, बेशक इतना इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन फिर भी डिसरप्शन तो वो कर देंगे ना। डिसरप्शन कर देंगे तो कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया ये अंदर से चीखना शुरू कर दिया। अब आपने एक पहले ब्लॉक खुला था, एक ब्लॉक ईरान ने लगवा दिया, आपकी वॉर ने लगवा दिया, दूसरा आपने खुद लगा दिया। यानी कि आपने जो थोड़ा बहुत चांस था उसके खुलने का उसको भी बंद कर दिया। तो दिस इज नॉट हेल्पिंग। न्यूक्लियर की तरफ वापस जाऊंगा। देखिए, ये बिल्कुल टाइम पीरियड की बातें भी हो सकती है, 3 years भी हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टाइम है, 5 years, 10 years, 20 years, बट वट एवर, ये जो मिसट्रस्ट है उसको दूर करने की जरूरत है। जब तक इसको लीगल कवर भी थोड़ा सा देने की जरूरत होगी, जो भी डील जहां पे भी वो करते हैं। क्योंकि अभी देख रहे हैं 15 में JCPOA हुआ, आपने 18 में आके तोड़ दिया। आज आप एक डील करके जाते हैं, कल कोई और इस तरह का प्रेसिडेंट या कोई भी प्रेसिडेंट आता है वो उसको तोड़ देते हैं। तो ये जो मिसट्रस्ट है इसको तभी खत्म किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये डील्स की जाए, इनको लीगल कवर्स दिए जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और बहुत सी ऑप्शंस होंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गेसिंग ही है, स्पेकुलेशन है। नोबडी नोज के व्हाट इज द रियल ऑफर। जो हुई है बड़ी सिक्रेसी है। और वो और बातचीत का जो डिसीजन भी ये हुआ है कि ये ना मीडिया के लिए ना किसी एनालिसिस के लिए, क्योंकि दोनों साइड्स पे हार्ड लाइनर जो है बहुत ही खतरनाक लोग बैठे हैं। लिंडजे ग्रैम जैसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं। आई एम श्योर ईरान के अंदर भी हार्ड लाइनर्स होंगे। तो ये जो हार्ड लाइनर्स और हॉक्स होते हैं, इनसे भी टॉक्स को बचाना होता है। और जो ठीक। लाइबिलिटीज होती हैं उनसे भी बचाना होता है। अगर इधर एनएसए नॉन स्टेट एक्टर्स लाइबिलिटी है तो वहां इसराइल एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी को वो लेकर चल रहे हैं। तो आई थिंक जितने ये प्रोटेक्ट रहे उतना ही बेहतर रहेगा। राइट। 12 साल का मेस जो है वीक प्रेसिडेंट्स की वजह से, वो 4 साल में ट्रंप साहब ने साफ करना है। और कोई बंदा जरूर ये सोच रहा होगा जो ट्रंप साहब ने 1 महीने का मेस कर दिया है ये ईरान वॉर का, जिसमें जिस तरह सुपर पावर को एक्सपोज कर दिया है, वल्नरेबल कर दिया है, और पता नहीं क्या कुछ कर दिया है, वो पता नहीं कौन साफ करेगा और कितना अर्सा लगेगा। लेकिन पहले जनरल रिटायर्ड खालिद जाहिद महमूद साहब, आपके ख्याल में क्या ये अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट्स इतने वीक थे कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जंग लड़के ईरान के साथ साबित करना पड़ा कि आई एम हेयर टू क्लियर एंड क्लीन द मेस ऑफ 12 years ऑफ द वीक प्रेसिडेंट जो कि नेतन्याहू के चक्कर में नहीं आए, उसकी बुलशिट के चक्रों में नहीं आए, उसकी खाम ख्याली के चक्रों में नहीं आए, वो जो उसने दाव खेला है ट्रंप के साथ उस चक्कर में, उसको साजिद तारड़ साहब वीक कह रहे हैं। तो आप किस हद तक एग्री करते हैं इस बात से, और एक नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं ट्रंप साहब, वो क्या होगा आपके नजदीक? जी कामराज साहब, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। लेकिन जहां तक अमेरिका बड़ी ताकत भी है, बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी बड़ा जबरदस्त है, बड़ा स्ट्रांग है। जी बट इनकी हिस्ट्री रही है कि न सिर्फ ट्रंप, वॉर मशीन इनकी बहुत बड़ी है, वॉर मेकिंग बहुत वीक है। आपने बुशेस देख लिए, ओबामा साहब को भी देख लिया, हमने जॉनसन को भी स्टडी कर लिया वियतनाम वाले कॉन्टेक्स्ट में। मुझे बताया ना, कहां किस वॉर के बाद
कोई भी प्रेसिडेंट अपने पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स मुकम्मल कर सका। अफगानिस्तान देख लें सामने, इराक सामने देख लें, वियतनाम में जो इनके साथ हुआ, अभी ईरान वाला कॉन्टेक्स्ट देख लें। तो मिलिट्री परफॉर्मेंस इसलिए अलग हो जाती है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैच नहीं करते मिलिट्री इनपुट्स के साथ। मिलिट्री को तो आप हुक्म दे देते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल मेस है उसकी वजह से, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के लिए कम होते हैं। अभी ये वॉर लड़ी जा रही है इजराइल के लिए, अमेरिका के लोग भी खुद पूछ रहे हैं कि हमारे लिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो आप पूरे करना चाह रहे हैं। आज जो न्यूयॉर्क की गलियों पे आज जो प्रोटेस्ट हो रही थी, तारा साहब बेहतर कमेंट कर सके, उसके ऊपर सामने उन्होंने लिखा हुआ था नो फंड फॉर द पीपल, नॉट फॉर द बॉम्ब्स, नो वॉर एंड फ्री पैलेस्टाइन। ये न्यूयॉर्क की, तो हम एक तो अच्छी चीज हुई कि एक स्ट्रेटेजिक एक थॉट ने डेवलप होना शुरू कर दिया है कि ये जो इजराइल है ये हमारी लाइबिलिटी है या हमारा पार्टनर है। तो जहां तक प्रेसिडेंट्स का ताल्लुक है, वॉर तो अभी तक कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं। अच्छा, सफर कौन करता है? वो मुल्क जहां पे ये वॉर होती है और उसका नेबरहुड। अभी अफगानिस्तान की वजह से हम सफर कर रहे हैं, इराक के अंदर से जब बैड ईरान का तो पूरी दुनिया सफर कर रही है सर, एनर्जी क्राइसिस की वजह से। सॉरी, ईरान की वजह से पूरी दुनिया ही कर रही है सफर। So that's why मैं इसको कहता हूँ ये यूनिवर्सल डिप्लोमेटिक एफर्ट है पाकिस्तान। सर ये आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं अमेरिका ने जहां पे भी ये काम किया वहां पे खालिद चिश्ती साहब, इस एडमिरल साहब आपके पास बातों के पहले खालिद चिश्ती साहब, खालिद साहब ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है, रिपब्लिकन के हैं साजिद नज़ीर तारड़ साहब जो मुशीर भी रहे हैं ट्रंप साहब के और ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके लिए, उनकी पार्टी के ही है। वो कह रहे हैं कि जी ये ट्रंप एक नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं क्योंकि 12 साल के जो वीक प्रेसिडेंट्स थे उनका मैस उन्होंने 4 साल में साफ करना है, इस जंग के जरिए कर रहे हैं वो साफ। इंटरेस्टिंग। कामरान साहब देखिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आई बैक टू डिफर कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलमोस्ट जो पोस्टरिंग शुरू की है अपने इक़्तिदार के आने के 10 महीने बाद की है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ईरान पे पहला हमला किया था अपने आने के चौथे महीने शुरू किया था जी। तो वो 14 साल का जब हुआ था तो पहले 4 महीने में टॉप प्रायोरिटी ईरान बन गया, और फिर 10 महीने बाद दोबारा, 8 महीने बाद दोबारा बन गया ईरान। मुझे ये नहीं समझ आई आया प्रेसिडेंट बाइडेन के बाकी सुदूर। अभी आपने देखा होगा जॉन कैरी ने कहा है कि नेतन्याहू कई सालों से हर आने वाले सदर को, और आप और मैं भी तहकीक कर सकते हैं कि वो 20 साल से जब से हुकूमत में है, नेतन्याहू हर आने वाले सदर को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे हैं कि आप हमला करें। प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर जो था उस पर भी उन्होंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं माने। सेकंड टर्म में आने के चौथे महीने बाद उन्होंने हमला कर दिया, फिर 10वें महीने बाद दोबारा 8वें महीने बाद आ गए। अब आप ये देखिए कि ये इतना टॉप प्रायोरिटी थी। इस तरह तो हर सदर आने वाले को वो और नेतन्याहू ने यही कन्विंस किया होगा उनको कि जनाब ये वेनेजुएला प्लस है, जब आप जरा सा एफर्ट करेंगे तारीख आपका नाम याद रखेगी, क्योंकि आपको ना नेटो की जरूरत है ना यूरोपियन यूनियन